अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 23। जी, एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है A manager goes 18 meter due east and then 24 meter due north. Find the distance of his current position from the starting point. जी, तो क्लास यहाँ पर देखिए डायरेक्शन की बात हो रही है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्शन भी बना दी है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये मेरा नॉर्थ की तरफ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे वो जो मैनेजर है वो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, 18 मीटर ड्यू ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये कि वो ऐसे जा रहा होगा, यूं ए यहां से स्टार्ट होके वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ईस्ट की तरफ वो जा रहा है तो वहां तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 18 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें चूंकि ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की फॉर्म करनी है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यूं समझ ले कि ये ईस्ट है, ईस्ट का डिस्टेंस हम यूं जा रहे हैं ना इस तरफ, तो यूं समझ ले कि वो बी से सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये ईस्ट है, डायरेक्शन वही है ना, जैसे डायरेक्शन यूं है हॉरिजॉन्टली, ऐसे ही हम जा रहे हैं। तो अब वो बी से सी की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 18 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, कहाँ से लेकर, बी से लेकर सी तक, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं कि एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 24 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ की तरफ नीचे तो नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये रहा नॉर्थ, यानी कि ईस्ट से अब ये ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो हम भी यहाँ पॉइंट सी से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे पॉइंट ए की तरफ। तो ये नॉर्थ की तरफ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 24 मीटर, ठीक है। 24 मीटर पर वो कहाँ पर गया, नॉर्थ की तरफ। तो ये समझ लें कि ये नॉर्थ है, पॉइंट ए तक पहुंचा वो। यहाँ पर पहुंचने के बाद आगे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन। अभी उसकी करंट पोजीशन क्या है, ए है, यानी यहां से शुरू हुआ था वो, फिर वहां सी तक उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर सी से स्टार्ट किया, ए तक उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ए पर अभी उसकी क्या है, करंट पोजीशन है। अब वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, बी होगा ना भाई। यहां से उसने स्टार्ट करना शुरू करा अपना डिस्टेंस, और यहां पर अभी वो करंट पोजीशन पर है, ए पर। तो वो डिस्टेंस जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे था और वो डिस्टेंस जो हमारा करंट पोजीशन पर है, वहां से लेकर वहां तक का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है बी सी, सी से लेकर ए तक हमें गिवन है, और हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है क्लास, यानी ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है फिगर के हिसाब से, वो हम देख लेते हैं। तो देखें, हमारा सबसे पहले तो हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें हमारा जो डिस्टेंस बी सी है वो क्या शो कर रहा है, 18 मीटर। तो लिख लीजिएगा मेजरमेंट ऑफ बी सी है 18 मीटर, और फिर उसके बाद सी से लेकर ए तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो डेट इज 24 मीटर। उसको हम सी ए भी कह सकते हैं और ए सी भी कह सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी भी हमें गिवन है, डेट इज 24 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड है वो कौन सा डिस्टेंस है, ए बी, ठीक है। ए बी डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है, तो हम उसे रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड की हेडिंग डालिएगा। जी, क्या रिक्वायर्ड है हमें,
ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि हमें ए बी फाइंड करना है। लिख लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ ए बी वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो क्लास जैसे कि आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इजीली हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखें ये जो साइड है ये भी मालूम है, ये साइड भी मालूम है, और हमें मालूम क्या करना है, हाइपोटेनस मालूम करना है। यानी हमें बेस भी मालूम है 18 मीटर, हमें परपेंडिकुलर भी पता है 24 मीटर। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो हम मालूम कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा। नीचे लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस मेरा क्या है, ए बी है। ठीक है, तो हाइपोटेनस के प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, ए बी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर। तो यहाँ बेस किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। तो बेस के प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, बीसी प्लस उसके बाद होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर के प्लेस में मैं लिखूंगी एसी। ठीक है, ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर। जी, अब हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो ए बी को तो हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं। जी, बीसी हमें गिवन है, कितना है बीसी, बीसी हमारा है 18 मीटर। तो हम ले लेते हैं 18 का स्क्वायर, जबकि एसी हमें कितना गिवन है, 24 मीटर। यहाँ पर हम ले लेते हैं 24 और इसका कर लेते हैं स्क्वायर। जी, 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 324। 324। इसी तरह से जब हम 24 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 576। 576। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, 324 और 576 को। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद मेरी वैल्यू आ जाएगी 900। ठीक है, ठीक है, 900 आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर अब वैल्यू किसकी चाहिए थी, एक्चुअली ए बी की चाहिए थी। ये हमारे पास ए बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मुझे रिमूव करना है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 900 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस
तरीके से देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कर देते हैं कैंसिल। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ ए बी रह गया। और जब हम 900 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो 900 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा क्लास, 900 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 30। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर से 900 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डेट इज 30। और यहाँ पर हमारी तमाम वैल्यू किस में ली गई हैं, मीटर में ली गई हैं। ठीक है, तो हम इसको भी किस में कर लेंगे, मीटर में। ठीक है, ये देख सकते हैं 30 मीटर। तो ए बी की लेंथ मुझे मिल चुकी है, डेट इज 30 मीटर। अब हम यहाँ पर रिजल्ट लिख लेते हैं। जी, रिजल्ट मेरा हो जाएगा, पूछा क्या गया था क्वेश्चन में हमने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट of his current position from the starting point is, क्या फाइंड किया है हमने, 30 मीटर। आगे लिख दीजिएगा 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है, इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी measurement of BC plus measurement of CD is equals to 17 centimeter and measurement of BD and measurement of AC is equals to 26 centimeter. Calculate length and breadth of the rectangle. तो क्लास यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल की आप देख सकते हैं कौन सा रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, और आपको पता है कि देखें जो भी रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स के मतलब AC जो है वो इक्वल होगा BD के। जितनी लेंथ हमारी AC की होगी उतनी ही लेंथ हमारी BD की होगी। ठीक है, और आपको पता है कि जो लेंथ है, अपोजिट जो लेंथ है उनकी जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो भी अपोजिट लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती हैं या कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरह से अपोजिट ब्रेथ भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्लास अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ को x कह दूं और इसकी ब्रेथ को y कह दूं, तो ये x जो लेंथ है यकीनन ये सामने वाली अपोजिट लेंथ के इक्वल होगी। अगर ये इसको मैंने x कहा है तो इसका मतलब BC भी मेरा क्या होगा, x होगा। इसी तरह से अगर मैं ब्रेथ को y कह रही हूँ, BC ब्रेथ को y कह रही हूँ, तो इसका मतलब AD ब्रेथ भी मेरा क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो गिवन हमें क्या क्या है, इन पहले तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है ABCD, तो लिख लेते हैं इन द रेक्टेंगल क्या नाम है रेक्टेंगल का, ABCD। जी, इस रेक्टेंगल ABCD में हमें गिवन क्या क्या है देखें। मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर।
ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी चीज हमें गिवन है, मेजरमेंट ऑफ BD प्लस मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो क्लास हमें गिवन है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर जो लेंथ है उसको क्या कहा हुआ है, x कहा हुआ है, जबकि ब्रेथ को मैंने y कहा हुआ है। इट मीन्स कि हमें x और y फाइंड करने हैं। ठीक है, हमसे आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें इसका मतलब है कि लेंथ को अगर हमने x कहा है और ब्रेथ को y कहा है, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड x एंड y। ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमें x, एक तो हमें x मालूम करना है, दूसरा हमें y फाइंड करना है। ठीक है ना, y मेरी क्या है, ब्रेथ है, और x मेरा क्या है, लेंथ है। ठीक, बेसिकली दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमें किसी एक की लेंथ नहीं मालूम, बल्कि हमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर हम BC और प्लस CD करें, यानी कि अगर मैं BC को और CD को प्लस करूं तो मेरे पास टोटल लेंथ इतनी बनती है। यानी ना तो मुझे एग्जैक्ट BC की लेंथ पता है, ना ही मुझे एग्जैक्ट CD की लेंथ पता है। ठीक है, इसी तरह से आगे उन्होंने कहा हुआ है कि BD प्लस AC, यानी कि अगर मैं BD को प्लस करूं और AC को प्लस करूं, यानी ये दोनों क्या है, मेरे पास डायगोनल है। अगर इन दोनों डायगोनल को प्लस करें तो हमारे पास टोटल लेंथ बनती है 26 सेंटीमीटर। यानी दोनों डायगोनल को प्लस करने के बाद की लेंथ उन्होंने दी हुई है। इसी तरह से लेंथ और ब्रेथ को प्लस करने के बाद की लेंथ उन्होंने दी हुई है। ठीक है, अब लेकिन मुझे अलग अलग तो नहीं मालूम, तो यही चीज उन्होंने पूछी है कि इनको अलग अलग जो है इंडिविजुअली बताएं कि लेंथ की जो है वो लेंथ क्या है रेक्टेंगल की और उसकी ब्रेथ की क्या लेंथ है। ठीक है, यही हमें बताना है। तो क्लास देखें, यहाँ पर पहली बात मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो BC को फाइंड करने के लिए मैं CD को क्या करूंगी, उधर शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, तो कर देते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा यहाँ पर। देखें, पहली क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ BC प्लस CD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्लास यहाँ पर देखें, मैंने जो है वो कुछ नाम दिए हैं ना फिगर में। BC को मैंने क्या कहा हुआ है, Y कहा हुआ है, ये देख सकते हैं। BC को क्या कहा हुआ है, Y, और CD को, ये क्या है, CD है। CD को मैंने क्या कहा हुआ है, X कहा हुआ है। तो मैं इनकी प्लेस में वो सपोजिशन रख सकती हूँ जो मैंने अपनी फिगर में रखे हैं नेम। ठीक है, तो मैं BC की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, Y लिख सकती हूँ, जबकि CD की प्लेस में मैं लिख सकती हूँ X। ठीक है, इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब फर्ज करें अगर मुझे यहाँ से लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, इस रेक्टेंगल की लेंथ को X रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि रेक्टेंगल की ब्रेथ को Y रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है क्लास, अगर मैं यहाँ से Y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं X को उधर शिफ्ट कर दूंगी ना, तो x इधर प्लस हो रहा है, उधर माइनस हो जाएगा। किसी भी एक की वैल्यू ले सकते हैं आप, x की भी ले सकते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ y की वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं x को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो x यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा। इस तरह से मुझे y मिल गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 17 माइनस x आ गई। ठीक है, हम जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि दूसरी लेंथ हमें क्या दी हुई है, दोनों डायगोनल को प्लस करके टोटल लेंथ दी हुई है, यानी
BD और AC को प्लस करने के बाद उन्होंने 26 टोटल दी हुई है। अब लेकिन हमें ये बात पता है कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और ये प्लस करके आई हुई दोनों, इसका मतलब कि हाफ हाफ होगी दोनों की लेंथ, ठीक है ना। एक डायगोनल की लेंथ यकीनन 13 होगी, दूसरे की भी 13 होगी, जब भी दोनों की प्लस होकर 26 आई है। लेकिन अभी हम फाइंड करके दिखाएंगे। फर्ज करें अगर मैं यहाँ से किसी एक डायगोनल की लेंथ मालूम करना चाहूँ, फर्ज करें अगर मैं AC की लेंथ मालूम करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, AC को मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। AC जो है वो डिवाइड करना होगा 2 से, जो कि दोनों की लेंथ हाफ हाफ है ना। तो हाफ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, इन रेक्टेंगल बोथ डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट in rectangle, both diagonals are congruent, therefore, ठीक है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर मैं सिर्फ AC की लेंथ मालूम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, AC को मेजरमेंट ऑफ AC की लेंथ में मालूम करना चाह रही हूं, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, ये जो मेरे पास टोटल है 26, ठीक है, इसको मैं डिवाइड किससे कर दूंगी, 2 से, क्योंकि हाफ हाफ है ना दोनों, इन दोनों का प्लस 26 है। तो हाफ जो होगा एक डायगोनल की लेंथ होगी, हाफ दूसरे डायगोनल की लेंथ होगी। तो मैं एक डायगोनल की लेंथ मालूम कर रही हूँ, तो जो भी मेरे पास टोटल वैल्यू आ रही है यहाँ पर, उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 से। तो 26 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 से, तो मेरे पास एक डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो 26 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 2 1 2 और 2 13 26। तो मेजरमेंट ऑफ AC मेरे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास AC आ चुका है, ठीक है, यानी मेरे पास क्या आ चुका है, ये हाइपोटेनस आ चुका है, एक डायगोनल की लेंथ आ गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देखें, अगर मैंने एक डायगोनल की लेंथ मालूम कर ली है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, कौन से ट्रायंगल को, ABC, आपको 2 ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल इसके ऊपर है ADC। लेकिन अभी मैं किसको कंसीडर कर रही हूँ, ट्रायंगल ABC को। अगर मैं ट्रायंगल ABC को ले रही हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखें, इस तरीके से मैं बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप देख सकते हैं ABC, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या है, बेस है। और ये लाइन जो डायगोनल पे आपको जाती हुई नजर आ रही है AC, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो हमें अभी अभी AC की लेंथ मालूम हुई है, दैट इज हाइपोटेनस, ठीक है। और बेस हमारी क्या है, X है, जबकि ये क्या है, हमारी ब्रेथ Y है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करती हूँ, ट्रायंगल ABC को, तो फिर मैं यहाँ पर इजीली अपना पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। लिखिएगा, कंसीडर ट्रायंगल ABC। ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इजीली मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। तो लिखिएगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम जी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, ठीक है। बेस किसके इक्वल है? X के इक्वल है, जबकि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? Y के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर बेस स्क्वायर मीन्स AB। अभी हम AB लिख रहे हैं, ठीक है। इसका बेसिकली नाम जो है वो AB है, X तो हमने खुद रखा हुआ है ना, तो AB का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। उसके बाद प्लस परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर है BC यानी कि BC का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। देखें AC तो हमने अभी अभी फाइंड किया था, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो AC की प्लेस में मैं रख लेती हूँ 13, और AB आपको पता है किसके इक्वल है? X के इक्वल है। हमने सपोज किया हुआ है लेंथ को कि वो X है, तो AB की प्लेस में हम रख लेते हैं X, और BC जो है वो हमारा किसके इक्वल है? Y के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर Y नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे? अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है क्लास, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए BC क्या है? BC बेसिकली मेरा ब्रेथ है, ठीक है। तो ब्रेथ किसके इक्वल हमने सपोज किया हुआ? Y के। लेकिन हम Y नहीं लिखेंगे, अभी अभी हमने फाइंड किया कि Y किसके इक्वल था? 17 माइनस X के। यहाँ हम चलें लिख लेते हैं 17 माइनस X के इक्वल है, ठीक है। अभी अभी हमने Y की वैल्यू यहाँ से फाइंड की ना कि Y इज इक्वल टू 17 माइनस X। तो मैं Y नहीं लिख रही, बल्कि Y की प्लेस में क्या लिख रही हूँ? 17 माइनस X। और इसका कर लेंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर 13 का भी स्क्वायर लगाना हम भूल गए, तो 13 का भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर लेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169, और x का स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा प्लस यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हम डायरेक्ट अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि अंदर माइनस का साइन लगा हुआ है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है किसका? a माइनस बी होल स्क्वायर का। मैं ऊपर लिख देती हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेसिकली आपको तो आता होगा, लेकिन चलें हम मेंशन कर देते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि मैं इस ब्रैकेट पे अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो a के प्लेस में मेरी वैल्यू लिखी है वो क्या है? 17 है, जबकि b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। तो जहां जहां मेरा a आएगा फॉर्मूले में, वहां पर मैं क्या लिखूंगी? 17, और जहां b होगा वहां x। तो कर देते हैं अप्लाई, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 17 का स्क्वायर, फिर माइनस के साइन है 2ab, ए की प्लेस में आ जाएगा 17 और बी के प्लेस में आ जाएगा x, ठीक है। आगे फिर क्या है? प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी तो क्लास यहाँ पर हम जब 17 का स्क्वायर लेंगे, यानी 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 289। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 2 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 17 जा हो जाएगा 34,
और साथ में क्या लिखा हुआ है x, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा मेरा, x के ऊपर स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे क्लास, इस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है। दोनों एक्स स्क्वायर क्या हो गए, प्लस हो गए, तो ये हो गया 2x²। और इन दोनों को हम लिखा रहने देंगे, जी। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, देखें ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये x² है, ये x है। अब मैं यहाँ पर 169 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ राइट साइड पे, तो यहाँ आने के बाद ये माइनस हो जाएगा और यहाँ मेरा 0 रह जाएगा। तो बजाय इसके कि 0 मैं यहाँ लेफ्ट पे लिखूँ, मैं 0 को राइट पे लिख दूँ और ये तमाम वैल्यूज को मैं ये तमाम वैल्यूज को मैं लेफ्ट पे लिख देती हूँ। ऐसा कर सकती हूँ ना मैं, भाई मैं ये तमाम वैल्यू यहाँ लेफ्ट पे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। और 169 जब मेरा यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, वो इनके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 169 यहाँ माइनस का हो जाएगा, जबकि इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट साइड पे मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 0, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ राइट साइड पर, ठीक है। मैंने पोजीशन चेंज कर दी, बस वो चीज़ें जो यहाँ राइट पे थी उनमें लेफ्ट पे ले आई हूँ और 0 को मैं राइट पे ले आई हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। तो 289 में से जब मैं 169 को प्लस करूंगी तो जो रिमेनिंग नंबर मेरे पास आएगा वो होगा 120, ठीक है। और साइन मेरा प्लस का यूज होगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, तो हम लेंगे 120, ठीक है। इज इक्वल टू के इस तरफ 0 है जी। तो आप देख सकते हैं फर्दर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है ना, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में सब नंबर आते हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगी यहाँ से। अंतर मेरे पास क्या रह जाएगा, x² माइनस, और 2 को जब 17 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34। इसी तरह से जब 2 को मैं 60 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी वैल्यू आएगी 120, ठीक है। तो 2 60 120 होते हैं, तो यहाँ पर 60 होगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो वो स्टेप मैं मेंशन नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख रही हूँ। आपको पता तो है कि 2 को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 ही मेंशन कर देते हैं और 2 को यहाँ से हटा देते हैं। तो वैल्यू मेरी, अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 जी। तो क्लास अब हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक जब हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि 60 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 61 60 हो जाएगा। और अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर यहाँ पर लेकर आने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 60 मिल जाए और जिनको प्लस करूं तो मुझे 17 मिल जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि आप देखिए लास्ट नंबर से पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो 2 नंबर जो हम यहाँ पर ब्रेक करने जा रहे हैं, ठीक है, वो लाजमी आपस में क्या होंगे, प्लस ही होंगे। तो पहले तो हम 60 के फैक्टर बना लेते हैं ताकि हमें वो 2 नंबर मिल जाएं जिनकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकें। तो यहाँ पर हम 60 का एलसीएम ले लेते हैं, ये देख सकते हैं ये मेरे पास इस तरह से आ चुके हैं। अब यहाँ से मुझे 2 नंबर सेलेक्ट करने, किस तरीके से करने, अगर मैं देखें 2 2 4 करूँ और 4 3 12 करूँ, भाई देखें यहाँ से एक नंबर मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ इस तरीके से। अगर मैं इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 4 और 4 3 क्या मिल जाएगा, मुझे 12 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर मेरे पास क्या है, 5 है, तो एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर मुझे क्या मिल चुका है, 5 के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 यहाँ पर अकेला ही है, सिंगल ही है, तो मेरे पास 2 नंबर मुझे मिल गए, 12 और 5। तो अब आप मुझे ये बताएं,
अगर मैं ये दो नंबर लेती हूँ, एक 12 और एक 5, तो मुझे यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, प्लस करना है, मुझे माइनस नहीं करना, ठीक है, प्लस करना है। तो अगर मैं 12 और 5 को प्लस करूंगी तो क्या मुझे 17 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 12 प्लस 5 जो है बेसिकली वो क्या होते हैं, 17 होते हैं। तो मिल गए मुझे दो नंबर, तो मैं ब्रेक कर लेती हूँ। अच्छा, अब चूंकि मुझे यहाँ पर प्लस करना है तो दोनों नंबर के साथ सेम वही साइन आएगा जो मेरा मिड टर्म में लगा हुआ है, यानी कि मिडिल टर्म में कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन। तो मैं इन दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो पहले स्मॉल नंबर लिखें या पहले ग्रेटर नंबर लिखें, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं। वो एहतियात जो ना ग्रेटर नंबर पहले लिखने वाली वो वहां हम करते हैं जहां हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं पहले ग्रेटर नंबर ही लिखती हूँ, तो मैं ग्रेटर लिख लेती हूँ। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, 5, वो भी मुझे माइनस के साथ ही लिखना है क्योंकि ऊपर मिडिल टर्म के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन आएगा। जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो दो करके कॉमन लेंगे, पहले इन दो का कॉमन लेंगे फिर इन दो का कॉमन लेंगे। तो ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अंदर रिमेनिंग होगा x माइनस 12, ठीक है। यहां से कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 60 भी आता है। 5 1 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x रह गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 12 का 60 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी कॉमन आ रही है। तो क्लास देखें, जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये बात पहले भी मैंने आपको बताई थी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा कॉमन आएगी, एक जैसी होगी। और अगर ये एक जैसी नहीं आती है तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक रॉन्ग की है, ठीक है। तो x माइनस 12 मेरा अगेन कॉमन आ जाएगा। अंदर अब क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, यहां से रह जाएगा x और यहां पर रह जाएगा -5 इज इक्वल टू के इस तरफ 0 है। अब दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है x माइनस 12 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और x माइनस 5 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। जी, तो अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं 12 को वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। तो 12 यहाँ माइनस है, वहाँ जाने के बाद प्लस हो जाएगा। और आपको पता है 0 में कोई भी चीज़ प्लस होती है तो उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम 0 को हटा देंगे और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12, ठीक है। दूसरी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर x की लेती हूँ तो यहाँ पर 5 माइनस का है, वहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो क्लास देखें, अब यहाँ पर x की दो वैल्यू आई हैं, ठीक है। आपको पता है x हमने क्या सपोज किया था, लेंथ। तो लेंथ कभी भी स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, हमेशा ग्रेटर लेंथ जो होती है वो हमारी रेक्टेंगल की लेंथ को शो करती है ना, ठीक है। स्मॉलर लेंथ थोड़ी है हमारी, तो x क्या है, ग्रेटर वाली है। तो हम ग्रेटर वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे और स्मॉलर वाली को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, वी कंसिडर x is equals to 12 and ignore x is equals to 5। x की वैल्यू 5 है, उसको इग्नोर कर देंगे और कंसीडर करेंगे हम 12 को, ग्रेटर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेसिकली x जो है वो ग्रेटर लेंथ को शो कर रहा है, स्मॉलर लेंथ को थोड़ी शो कर रहा है, ठीक है। तो हम ग्रेटर वाली वैल्यू को ले लेंगे। अब देखिए, हमें x तो मालूम हो चुका है, 12 है, ठीक है, वो हमने ले लिया है, x की वैल्यू 12 आ गई। इट मीन्स कि हमें रेक्टेंगल की लेंथ मालूम हो चुकी है। अब यहाँ पर लेंथ आई है, अब हमें ब्रेथ चाहिए। तो ब्रेथ किस तरीके से आ सकती है ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इक्वेशन फाइंड की थी, y इज इक्वल टू 17 माइनस x। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, चलें इक्वेशन 1 कह देती हूँ इसको मैं, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है वो मैं पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे y मिल जाएगा, ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू को पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। तो लिखिएगा
put the value of x in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरी ये रही, y इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स जी। तो x के प्लेस में मैं अब क्या लिखूंगी, 12। जहां x था वहां मैं क्या लिखूंगी, 12। तो जब 17 में से माइनस करूंगी 12 को तो मेरा y क्या आ जाएगा, 17 माइनस 12, y आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लेंथ ब्रेथ हर किसी को जो हमारी यूनिट थी वो क्या आ रही थी, सेंटीमीटर में आ रही थी, तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे आगे। ठीक है, हमारा x भी सेंटीमीटर में आएगा और y भी सेंटीमीटर में। ये वैल्यू तो हमने इग्नोर कर दी है, इसको रहने दें। ठीक है, तो x और y दोनों आ चुके हैं हमारा। अब इसका मतलब है कि हमारी लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है रेक्टेंगल की, जो हमने सपोज की हुई थी x और y। तो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ, वो चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड कर दी है। अब एंड में हम रिजल्ट लिख लेते हैं। तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल of rectangle is कितनी मालूम की है, लेंथ क्या थी हमारी, x थी, और x हमने क्या लिया है यहाँ पर, वी कंसीडर 12 लिए, तो यहाँ पर लिखिएगा 12 सेंटीमीटर। आगे लिखिएगा एंड ब्रेथ इज, ब्रेथ कितनी आ रही है, जा गई ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या सपोज किया, y, तो y मेरा कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आपको पता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में हो तो हमारा आंसर भी स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर लाजमी कर दीजिए। और वो व्यूअर्स स्पेशली जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें और अपने अच्छे कमेंट भी दिया करें मेरे चैनल को। इसके अलावा क्लास यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके रिव्यू के साथ दोबारा हाजिर होते हैं इस चैप्टर के। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।